आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ एसएससीटी डिग्री कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम आपसे जो आज बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 एवरेज के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हमने आपके साथ फिज़िकल क्लासेस में जो डिस्कशंस की उसमें हमने चैप्टर 1 को इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किया। उसके लेक्चर्स भी आपके पास गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड होते रहे। इसी तरीके से चैप्टर 2 की भी हमने बात की। चैप्टर 2 को भी हमने इन क्लास बहुत डिटेल जो है वो पढ़ा और प्रैक्टिस की, और फिर चैप्टर 3 को भी हमने क्लास में इन डिटेल पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस की। अब जैसे ही हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले थे तो ये लॉकडाउन का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से हमें अब मूव करना पड़ा है अपने ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, वर्चुअल क्लासेस की तरफ। तो अब उसी सिलसिले की कड़ी है ये कि आपके साथ ये चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इस लेक्चर में जो हम आपके साथ बात करेंगे वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 एवरेजेस की। तो आइए सबसे पहले एवरेज को समझते हैं कि व्हाट आर द एवरेजेस। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एवरेज को हम औसत के नाम से जानते हैं, यानी कि जो एवरेजेस होते हैं ये हमारे पास यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। हमें कुछ बेंचमार्क्स की ज़रूरत होती है, स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है। उन स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए हम एवरेज का सहारा लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो इन एवरेज में सबसे पहली जो किस्म है हमारे पास वो मीन की किस्म है। मीन सिंपल आप ये अपनी डेली लाइफ में भी बड़ा इसको देख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। तो मीन बेसिकली क्या होता है? मीन एक एवरेज ही होता है। इसी की बुनियाद पे हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और उन स्टैंडर्ड से अपनी जो परफॉर्मेंस होती है या जिस भी फिगर्स को हमें एनालिसिस करने होते हैं उसको कंपेयर करके और उसकी बुनियादों पे अपने मुस्तकबिल के फैसले साजी की जाती है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एवरेज। तो एवरेज में मीन की बात करते हैं तो मीन का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह होता है कि मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मीन के ऊपर मीन के साथ जो एक्स है, एक्स के ऊपर बार जो रिप्रेजेंट करता है वो मीन को रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो एक्स समीशन एक्स ओवर एन। अब यहाँ बात करते हैं कि व्हाट इज समीशन एक्स और एन। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्स है यहाँ एक्स रिप्रेजेंट करता है हर एक सिंगल ऑब्जर्वेशन को, जो कि हमने अपने चैप्टर नंबर 1 और 2 में बहुत डिटेल में डिस्कशंस की। तो याद रखिए कि यहाँ अन ग्रुप में हमने जो डिस्कशन, ये याद रखिए हम यहाँ जो बात कर रहे हैं दो तरह के डेटा होता है हमारे पास जिसको हमने एनालिसिस करना होता है। तो एक तो आपके पास ग्रुप डेटा होता है और दूसरा आपके पास अनग्रुप डेटा होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ अभी जो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इस चैप्टर के पहले लेक्चर में वो हम अनग्रुप डेटा के हवाले से ही बात करते हुए नजर आएंगे, और हमने आपको अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा का एक मेजर डिफरेंस भी बता दिया था कि अगर डेटा आपके पास अनऑर्गेनाइज फॉर्म में दिया हो तो वो आपका अनग्रुप डेटा है, और जिसको हमने क्लासिफाई कर दिया, जिस डेटा को उसकी हमने फ्रीक्वेंसीज डेवलप कर ली, तो वो डेटा हमारा ग्रुप डेटा में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अपने एनालिसिस हैं, उनके अपने फार्मूलाज हैं। तो याद है कि स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सिर्फ आपके साथ जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपना अनग्रुप डेटा का मीन, मीडियन एंड मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपसे बात की जा रही थी कि x की, तो यहाँ x से मुराद है कि ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि ये जो x है इसको अगर हम सम कर लें, यानी कि समीशन x की बात कर रहे हैं, तो ये साइन हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ सम का साइन होता है। तो हम तमाम की तमाम अगर अपनी फ्रीक्वेंसीज को आपस में ऑब्जर्वेशंस को आपस में ऐड कर लें और फिर तो हमारे पास जो आ जाएगा वो हमारे पास समीशन एक्स आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। तो ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एन की बात करते हैं। तो एन से जो मुराद है यहाँ, एन से मुराद स्टूडेंट्स यहाँ हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि जितनी भी डेटा में हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो हमारी एन कहलाएंगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट किया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने इसको नाम दिया। तो
फॉलोइंग आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इन अ क्विज। तो स्टूडेंट्स ये कुछ मार्क्स हैं क्लास सेकेंड ईयर के जो कि स्कोर किए हैं क्लास सेकेंड ईयर ने एक क्विज के अंदर, और ये कुछ डेटा मौजूद है आपके पास जिसमें बताया गया कि 18 किसी ने स्कोर किया है आउट ऑफ 20। हम अज्यूम कर लेते हैं कि 18 स्कोर किया, 15 स्कोर किया, 20 स्कोर किया, 12 स्कोर किया और 13 स्कोर किया, 12 स्कोर किया, इसी तरह किसी ने 20 स्कोर किया, किसी ने 10 स्कोर किया, किसी ने 20, किसी ने 15। तो इस तरह के स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये हमारे पास डेटा यहाँ आ गया हमारे पास, जिसकी जो कि हमारे पास मौजूद है कि ये हमारे पास 10 लोगों का डेटा मौजूद है जिन्होंने ये मार्क्स स्कोर किए इन अ पर्टिकुलर क्विज सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करा, हमने इन तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशंस को आपस में ऐड किया। तो सबसे पहले हमने लिखा हर एक ऑब्जर्वेशन हमारी x है, तो x को हमने यहाँ लिख दिया। पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी, तीसरी आ गई, ये स्टूडेंट्स 12 है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ और ये 10th। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशंस आ गई और हमने जैसे ही इन तमाम को आपस में ऐड किया तो हमारे पास जो सम ऑफ x आया, जिसे समीशन ऑफ x भी कहते हैं, वो कुछ हमारे पास इस तरह आ गया। तो ये हमारे पास 155 यहाँ इसका टोटल बन जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि सम ऑफ x तो हम निकाल चुके हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया कि सम ऑफ x जो है हमारे पास, वो हमारे पास आया 155 रुपीज़, सॉरी 155। और इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं n की। तो n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास n जो है वो 10 है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ 10 मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो यहाँ फॉर्मूला था मीन का, तो समीशन x था और ओवर n था, यानी कि समीशन x ओवर n, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि समीशन x को डिवाइड किया हमने n से, तो हमारे पास जो है मीन आ जाएगा इस डेटा का जो कि हमने जिसको इवेल्यूएट किया। तो समीशन x की जो अमाउंट है वो हमारे पास 155 है और हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ 10 है। तो 155 को जैसे ही हमने डिवाइड बाय 10 किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीन की वैल्यू आ गई वो आ गई 15.5। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपना मीन कैलकुलेट कर लिया। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये जो मीन हमने कैलकुलेट किया तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक बेंचमार्क, यानी कि जो मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास के उन्होंने स्कोर किए हैं 15.5 मार्क्स आउट ऑफ 20। तो इट मीन्स कि अगर किसी स्टूडेंट ने 15.5 से कम मार्क्स स्कोर किए तो वो स्टूडेंट जो है वो बिलो एवरेज कहलाएगा, और किसी ने अगर 15.5 मार्क्स ही स्कोर किए तो वो एवरेज ही कहलाएगा, और किसी ने अगर इससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए यानी कि 15.5 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए तो वो बच्चा अबव एवरेज कहलाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपने डेटा की एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेकिंग स्टैंडर्ड्स। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने सेकंड एवरेज की जो कि मीडियन है। तो मीडियन के लिए स्टूडेंट्स याद रखिए मीडियन क्या होता है, अनग्रुप डेटा में जो मोस्ट मिडिल वैल्यू होती है डेटा की उसे हम मीडियन कहते हैं, वो हमारी मीडियन वैल्यू होती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना है। तो स्टेप नंबर 1 में हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो करना होता है कि हमने डेटा को अरेंज करना होता है इनटू असेंडिंग ऑर्डर। याद रखिए स्टूडेंट्स हम डेटा को अगर आप गौर करें तो पीछे जो डेटा था हमें डिफरेंट डेटा दिया हुआ था वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज या ऑर्गेनाइज नहीं था। तो इस वाले एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए आपने सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज कर लेना है इनटू असेंडिंग ऑर्डर, और फिर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। आपने इसको
रैंक्स जो है वो बना देने हैं इसके, यानी कि इसकी जो सबसे पहले जो आप इसको किस तरह रैंक्स इसके फाइंड करोगे मीडियन वैल्यू के, वो अभी हम आपको बता देते हैं। एक फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। रैंक ऑफ मीडियन वैल्यू का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है। एन को हम प्लस करते हैं 1 के साथ और डिवाइड करते हैं 2 से। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें अपनी मीडियन वैल्यू की पोजीशन पता लग जाती है। तो रैंक बेसिकली पोजीशन को ही शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस फॉर्मूले के तहत आपने अपना जो मीडियन है उसको कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने आगे अगले स्टेप में क्या करना है। और फिर यहाँ बता दिया गया कि ऑब्जर्वेशन ऑन द डिटरमाइन रैंक इज मीडियन। तो याद रखिए यहाँ बात हो रही है, जो भी हम इस बुनियाद के ऊपर रैंक डिटरमाइन करेंगे उसके ऊपर जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, जो एक्स होगा वो हमारी मीडियन वैल्यू कहलाएगी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और फिर बताया गया हम ये भी कर सकते हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर में ऑड नंबर में गिवन हो, तो जो एक ही वैल्यू सेंटर की बचेगी वो हमारा मीडियन होगा। तो याद रखिए, इन केस ऑफ बताया जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके अगर ऑड है, यानी कि इससे मुराद ये है कि अभी जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को देखा तो इसमें बस 10 ऑब्जर्वेशंस थी, तो 10 बेसिकली हमारा इवन है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है हमारे पास इवन है, तो इस वजह से जो है हमें अब देखते हैं आगे क्या करना है। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वेशंस अगर हमारे पास 3, 5, 7, 9 या इस तरह ऑनवर्ड्स इस तरह ऑड के फिगर्स में होती, तो उस सूरत में हमारे लिए काम बहुत ही आसान था कि हम इसकी सबसे पहले डेटा को अरेंज करते असेंडिंग ऑर्डर में, और जो इसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसको हम कलेक्ट कर लेते एज ए मीडियन वैल्यू। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास इसकी जो काम करना है हमने इसको किस तरह करना है। तो स्टेप नंबर 3 में हमें फिर बता दिया गया कि अगर इन केस के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, यानी कि 4, 6, 8, 10 इस तरह है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अरेंजमेंट करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में उसको ये रैंक अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हम ये काम नहीं करते तो हमें अरेंज डेटा में सबसे पहले जो हमारी दोनों मोस्ट सेंट्रल वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो बीच की दोनों वैल्यूज़ हैं, उनको हमने आपस में ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 कराना है, ताकि हम अपनी मीडियन वैल्यू की तरफ आ जाए। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मीडियन को हमने किस तरह कैलकुलेट किया। तो एग्जाम्पल हमने वही यहाँ कोड किया आपको जिससे हमने मीन निकाला था। तो फॉलोइंग आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय क्लास सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इन अ क्विज। तो हमारे पास वही ऑब्जर्वेशन यहाँ मौजूद हैं, 18, 15, 20, 12, 13, 12, 20, 10, 20, 15। हमने ये अनऑर्गेनाइज डेटा मतलब वैसे ही रैंडमली कलेक्ट कर लिया। आइए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की कि किस तरीके से हम इसका मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, हमने आपको बताया यहाँ जो डेटा था आपके पास n जो था वो इन इवन नंबर था, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 थी। तो यहाँ स्पेसिफिकली हमने मेंशन किया कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो आर इन इवन, यानी कि ये आपके पास इवन नंबर की जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगे, तो उस सूरत में जो आप ट्रीटमेंट करेंगे वो कुछ इस तरह करेंगे कि स्टेप नंबर 1 हम उसी तरीके से अपना रिपीट करते हैं कि हमने अरेंज किया डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो हमारे पास कुछ जो पोजीशन बनी वो कुछ इस तरह बनेगी कि हमने सबसे पहले अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो हमारे पास डेटा की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 10 है। तो हमने यहाँ एक टेबल बनाया जिसमें हमने ऊपर रैंक रखे और नीचे हमने ऑब्जर्वेशंस रखी। तो सबसे पहले हम अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू 10, फिर उसके बाद 12, फिर अगेन डेटा में जितनी सेम वैल्यूज होंगी वो रिपीटेडली एक ही साथ लिखी जाएंगी, याद रखिएगा, इस बात को भूलिएगा नहीं। फिर 12 और फिर उसके बाद 13 और फिर 13 के बाद फिर आ गया 15 और 15 के बाद फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आया 15 और 15 के बाद फिर आया 18, 18 के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आया 20
और 20 के बाद हमारे पास फिर अगेन 20 आया और स्टूडेंट्स फिर हमारे पास यहाँ 20 आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आई होगी। तो आप काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th। तो ये 10th आपके पास जो है ऑब्जर्वेशंस थी, तो ये हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, अपना स्टेप नंबर 1 मुकम्मल किया और अब हम इनको रैंक असाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है हमारी फर्स्ट, फिर बतदरीज जो जो हमारे पास वैल्यूज़ आती जा रही हैं हमने इनको ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इनकी हमने रैंकिंग शुरू कर दी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये 8th आ गया स्टूडेंट्स हमारा, ये 9th आ गया और ये हमारे पास 10th आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, अरेंज कर लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमने यहाँ जो काम किया, तो फाइंड द रैंक ऑफ मीडियन वैल्यू। अगेन वही वाली बात कि हमने मीडियन वैल्यू का रैंक जो है वो फाइंड करना है। तो कुछ इस तरह करेंगे कि हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला था हमारा रैंक ऑफ मीडियन वैल्यू का। वो फॉर्मूला कुछ ऐसे था स्टूडेंट्स के n+1 किया था हमने और उसको डिवाइड किया था 2 से। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास रैंक ऑफ मीडियन वैल्यू आ गया था। तो रैंक ऑफ मीडियन वैल्यू हमारे पास जब आया तो अभी हम देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि यहाँ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास इवन नंबर में है, यानी कि इवन है। तो n हमारे पास 10 के बराबर है। तो अब हमने n को ही यूज़ किया, तो n हमारे पास 10 है। तो हमने 10 में प्लस किया 1 और डिवाइड किया हमने 2 से। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई एक्चुअली 5.5 वैल्यू। तो याद रखिए ये रैंक वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसको फिफ्थ वैल्यू के तौर पे यानी कि TH इसके आगे लगाया इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन हम आपको टेबल में दिखा देते हैं। तो जो 5.5 वैल्यू है वो आएगी आपके 5th और 6th रैंक के दरमियान। तो इट मीन्स कि यहाँ हमने इसकी लोकेशन को भी शो किया। तो इट मीन्स कि आपकी जो 5.5 वैल्यू है यानी कि जो आपकी मीडियन वैल्यू है वो दरमियान में होगी कहीं 15 जो कि 5th वैल्यू है और 16th यानी 15th जो कि 6th वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान। तो इस सूरत में मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि अगर डेटा आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास इवन नंबर्स में हो तो आपने सेंटर की दोनों वैल्यूज़ को उठा लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने 4 ड्रॉप किए राइट साइड से, 4 ड्रॉप किए लेफ्ट साइड से, और ये 5th और 6th दोनों सेंट्रल मोस्ट वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए अब हम अपना आगे का काम करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इस टेबल की बुनियाद पे जो काम किया वो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी कुछ इस तरह थी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ये तमाम का तमाम टेबल हमने एज इट इज़ यहाँ कॉपी किया। तो 5.5 वैल्यू हमारी जो है वो मीडियन है डेटा का। तो हमने 5.5 वैल्यू निकालने के लिए जो काम किया वो हमारा एक फार्मूला होता है कि हम क्या करेंगे, 5th वैल्यू को ऐड करेंगे 6th वैल्यू के साथ और फिर उसको जैसे ही हम डिवाइड बाय 2 करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 5.5 वैल्यू जो कि हमारी मीडियन वैल्यू है वो आ जाएगी। तो फिफ्थ वैल्यू जो हमारे पास 15 है, जबकि 6th वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास वो भी 15 है। तो हमने जैसी ही स्टूडेंट्स यहाँ इसको 5th वैल्यू कंप्यूट करनी थी तो 5th वैल्यू की जगह हमने 15 रखा, जबकि 6th वैल्यू की जगह भी हमने 15 ही रखा, चूँकि 6th वैल्यू भी 15 ही है हमारी। और फिर इसको हमने जैसे ही डिवाइड बाय 2 किया जो कि फॉर्मूले का मौजूद है, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो मीडियन आ गया वो कुछ इस तरह आ गया कि 15 ही आया, क्योंकि 15 + 15
जो आया इसको हमने 30 आया, तो 30 को जैसे ही डिवाइड बाई 2 किया तो हमारे पास यहाँ 15 आ गया। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो आप रैंक्स अपने मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए ले रहे हैं वहाँ दोनों नंबर सेम आ जाएं। ये कोइंसिडेंस से इत्तेफाक है कि सेम है, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब मूव करते हैं अपने मॉड की तरफ। तो इस तरीके से हम अनग्रुप डेटा के थ्रू अपने तीनों एवरेज निकाल लेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मीडियन वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉड की। तो मॉड बेसिकली क्या होता है, मॉड बताते चले स्टूडेंट्स। मॉड भी एवरेज में ही एक किस्म है। तो इसमें जो हम करते हैं तो इसका जो मामला है वो ऐसा है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है डेटा की, यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू होती है डेटा की, वो आपका मॉड कहलाता है। अब मॉड में भी अगर बात करें स्टूडेंट्स तो मॉड में भी तकरीबन 3 अक़साम मौजूद हैं। तो सबसे पहली जो किस्म है अभी आपके सामने आती है, तो फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो किस्म है हमारे पास वो सिंगल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, यानी कि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो एक ही जो है वो वैल्यू है डेटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, तो हम डिक्लेयर करेंगे वही हमारी मोड वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं, अब अगर हमारे पास कोई सिंगल वैल्यू है जो कि मॉड है, तो ऐसे मॉड को हम यूनी मॉडल मॉड के तौर पे भी जानते हैं। याद रखिएगा इसे स्टूडेंट्स, तो इसे हम यूनिलेटरल मोड भी कहते हैं, इसे हम यूनी मॉडल मॉड के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने सीखा कि अगर कोई एक वैल्यू जो सबसे ज़्यादा डेटा में रिपीट हुई वो हमारी मॉड कहलाएगी, और उस मॉड को हम यूनी मॉडल मॉड भी कहते हैं। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की। तो उसमें जो है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि दो वैल्यूज़ जो सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं डेटा के अंदर बराबरी की बुनियाद पे। लेट्स सपोज कि अगर 15 भी 3 टाइम्स होता और 20 भी इस क्वेश्चन का 3 टाइम्स होता, तो फिर ये दोनों वैल्यूज़ ही हमें मोड डिक्लेयर करनी पड़ती। एक मोड फिर नहीं होता, ये दोनों ही हमारे मोड्स कहलाते। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसको नाम दिया जाएगा वो बाय मॉडल या बायलेटरल मॉड कहलाएगा, यानी कि जिसमें दो वैल्यूज़ आपकी जो होती हैं वो आपका मॉड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं आपसे अपने लास्ट टाइप की, जो कि है मोर देन 2 मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ जो हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टूडेंट इस सूरत में जो मोर देन 2 फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उस सूरत में यानी कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे अब हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है और इसमें 3 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं, यानी कि लेट्स सपोज के 5 भी 5 टाइम्स है और 8 भी 5 टाइम्स है और 10 भी 5 टाइम्स है, या इसके अलावा 12 भी 5 टाइम्स है। तो जितनी भी दो के अलावा जितनी भी यानी कि दो वैल्यूज से ज़्यादा जितनी वैल्यूज़ बराबरी की बुनियाद पे रिपीट हो रही हैं, वैसा मोड हमारे पास मल्टी लिटरल मोड कहलाता है। इसलिए हमने लिखा मोर देन 2 मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यूज़ जो होती हैं डेटा की, वो हमारा मल्टी मॉडल या मल्टी लिटरल मॉड कहलाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास वही, इसकी भी एग्जांपल नंबर 1 हमने ली कि फॉलोइंग आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय क्लास सेकंड ईयर स्टूडेंट्स इन अ क्विज। तो एक क्विज के अंदर क्लास सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ने जो स्कोर किया वो 18, 15, 20 अगेन वही तमाम के तमाम डेटा मौजूद है और हमें यहाँ फाइंड करना है अपना मॉड। तो मॉड जैसा कि हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने वही टेबल उठा लिया जो कि हमारे सामने मौजूद था मॉड का, और हमने डेटा को ऑर्गेनाइज वे में भी यहाँ रख दिया। तो एक अच्छा तरीका है, इससे प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। तो इससे काफ़ी बेहतरी आपके जो मार्क्स में होगी वो भी इंशाल्लाह आएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपने तमाम के तमाम जो मॉड्स हैं उनको जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिख ली, और फिर अब हमने जस्ट करना ये है कि हमने देखना है कि हमारे डेटा में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यूज़ हैं वो कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर हम इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें तो हमारे लिए डेटा को एनालाइज करना ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ हमने भी यही टेक्निक अप्लाई की है कि हमने डेटा को यहाँ भी असेंडिंग ऑर्डर में पहले फॉर्म किया और उसके बाद
हमने जो है यहाँ अब देखा कि हमारे पास 10 वन टाइम है, 12 टू टाइम्स है, 13 वन टाइम्स है, 15 भी टू टाइम्स है और 18 भी हमारे पास वन टाइम्स है, जबकि 20 हमारे पास यहाँ 3 टाइम्स है। याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ 20 भी 2 टाइम्स होता तो ये आपका मल्टी मॉडल मोड या मल्टीलिटरल मोड होता, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि 12 भी आपके पास 2 टाइम्स था और 15 भी आपके पास 2 टाइम्स था, और अगर 20 भी आपके पास अगर 2 टाइम्स होता तो इस सूरत में आपका जो मोड निकलता वो मल्टी मॉडल मोड कहलाता। उम्मीद करते हैं ये वाली बात भी आपकी समझ आई होगी। चूंकि यहाँ अब एक सिंगल मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, सिंगल मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, वो है 20, तो यही हमारे डेटा का मोड है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने इसको जो है रिप्रेजेंट किया कि हमारे पास ये जो हमारा वैल्यू है मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, तो यही स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा मॉड कहलाएगी। और इसी तरह हमने लिखा कि ये हमारा मॉड है। याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ चूँकि मॉड के ऊपर जो साइन होता है वो कुछ इस तरह होता है, मॉड के ऊपर कैप का साइन होता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आपका मॉड आ गया और इस तरीके से आपने अनग्रुप डेटा के तहत अपने मीन, मीडियन और मॉड को कैलकुलेट करना सीख लिया। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स मीन की और मीडियन की कराएंगे और मॉड की कराएंगे, क्योंकि अभी हमने आपके साथ जो डिस्कस किया मीन, हमने आपके साथ इवन नंबर ऑब्जर्वेशंस जो थी वो अगर इवन थी वो डिस्कस किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ ऑड नंबर ऑब्जर्वेशन होंगी उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मॉड के आपके पास जो आपके पास बायलेटरल और मल्टीलेटरल मॉड की एग्जाम्पल्स रह गई, इंशाल्लाह वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करते हुए नजर आएंगे। और फिर उसके बाद हम अपनी मीन की प्रॉपर्टीज एंड ग्रुप डेटा जो है किस तरह हम एनालाइज करते हैं आने वाले लेक्चर्स में वो करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिए आपके मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसकी बहुत डिलीजेंस के साथ प्रैक्टिस करनी है और इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने की एक अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है। और ये जो आपके पास स्टैट्स का जो सब्जेक्ट है ये इंशाल्लाह आपको आने वाली जो आपकी अपकमिंग जो आपकी एकेडमिक्स और प्रोफेशनल लाइफ है इसमें आपको इसकी एप्लीकेशंस बहुत भरपूर तरीके से नज़र आएंगी। तो इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि इसको खुदारा प्रॉपर तरीके से पढ़ें, पूरी डिलीजेंस के साथ पढ़ें। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट तमाम की तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। अब आप हमसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं अगर आपको इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन है। और ये लेक्चर भी इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में फॉर द नेक्स्ट 28 आवर्स आपके गूगल क्लासरूम पे भी मिल जाएगा। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप वहाँ गूगल क्लासरूम के कमेंट्स बॉक्स में भी हमसे इसके हवाले से बात कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।